G20 का सफल आयोजन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय 18वां G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। दूसरे और अंतिम दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को 19वीं G20 की अध्यक्षता सौंप दी। इसके साथ ही ये तय हो गया कि आगामी G20 सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में होगा। कामों के लिहाज से नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन सबसे सफल माना जा रहा है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया में हुए कार्यों की तुलना में भारत में अधिक कार्य हुए हैं। इस वर्ष कुल 112 कार्यों को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही पिछले साल की तुलना में यह करीब 2 गुना रहा। इस तरह से भारत में 112 तो इंडोनेशिया में कुल 50 कार्य संपन्न हुए। अब बात 2 खास दिनों की। साल 2023, महीना सितंबर और तारीख 9 और 10। ये 2 दिन वैश्विक डिप्लोमेसी में भारत की चमक, धमक और ताकत को बताने वाले हैं। जब भी भारत की डिप्लोमेसी की बात होगी, इन दिनों का जिक्र हमेशा होगा। इन 2 दिनों के दौरान पूरी दुनिया की ताकत का केंद्र भारत की राजधानी दिल्ली रही। दिल्ली में स्थित भारत मंडपम की चकाचौंध ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में डिप्लोमेसी का एक ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि दुनिया देखती रह गई। 100 से ज्यादा मुद्दों पर आम सहमति बनवा पाना कोई हंसी खेल नहीं। 9 सितंबर को सुबह तक यही सबसे बड़ा सवाल सामने था कि नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के नतीजे के रूप में साझा बयान यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा या नहीं। जिस तरह से पूरी दुनिया की कूटनीति रूस यूक्रेन संघर्ष पर 2 हिस्सों में बटी हुई दिख रही थी, उससे संकेत तो यही दिख रहे थे कि सम्मेलन के आखिरी दिन तक सहमति शायद ही बन सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन स्थल के दूसरे सत्र में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों के सहमत होने का बड़ा ऐलान कर दिया। आमतौर पर घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन जारी होता है, लेकिन मौजूदा हालात में न सिर्फ सहमति का ऐलान हुआ बल्कि कुछ ही मिनटों में पूरा घोषणा पत्र सामने आ गया। इस सहमति को भारत की सबसे बड़ी जीत और दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक घटना माना जा रहा है, जिसके आने वाले समय में व्यापक असर होंगे। G20 में भारत की इस कामयाबी के बाद उनका कद और बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बात कितनी अहमियत रखती है, उसका संकेत दूसरे सत्र के समय तब दिखा जब पीएम मोदी ने बेहद खुशी और संतोष की मुद्रा में सहमति बनने का ऐलान किया। घोषणा पत्र पर आम सहमति के पीछे भारत की नई मजबूत वैश्विक कूटनीति भी है। इसमें विकसित देशों के लिए संदेश है कि ये सिर्फ उनका वक्त नहीं बल्कि विकासशील देशों का भी समय है। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं।
G20 शिखर सम्मेलन का भले ही समापन हो गया है, लेकिन भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की जिम्मेदारी है। सम्मेलन के समापन की घोषणा करने से पहले प्रधानमंत्री ने नवंबर के अंत में G20 समिट का एक वर्चुअल सेशन रखने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन महीनों में आप सभी ने अनेक बातें रखी हैं इन दिनों में और सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर से देखा जाए ताकि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की प्रेसिडेंसी का ग्वेल सौंपने के बाद प्रधानमंत्री ने समिट के समापन की घोषणा की। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी और इसी के साथ दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफल आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों से जुड़े मुद्दों को आवाज देने के भारत के प्रयासों के लिए उसका आभार जताया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रॉइका स्पिरिट से हमारा पूर्ण विश्वास है। ब्राजील को हम पूरा सहयोग देंगे और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में G20 हमारे साझा लक्ष्यों को और आगे बढ़ाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति मित्र लूला डी सिल्वा को बधाई देते हुए प्रेसिडेंसी का गेवल उन्हें सौंप दिया। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। Prime Minister Narendra Modi for the efficient leading of the Indian presidency of the G20 and for the excellent work done in preparing this summit, and also with all the care that he and they gave us in these days that we spent with you. I thank India for its efforts to give voice, for giving voice to the topics of interest to emerging economies. और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सदस्य राष्ट्रों के नेताओं के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि गांधी जी के शाश्वत आदर्श एक सामंजस्यपूर्ण, समावेशी एवं समृद्ध वैश्विक भविष्य के सामूहिक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी का शॉल पहनाकर सभी का स्वागत किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे और इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सभी को खादी से बने शॉल पहनाकर उनको सम्मानित किया। राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि देने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल रहे। प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने 1 मिनट का मौन रखा और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज G20 शिखर सम्मेलन का तीसरा और अंतिम सत्र वन फ्यूचर विषय पर आयोजित हुआ। इसमें अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें संतोष है कि आज G20 वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के विजन को लेकर आशावादी प्रयासों का प्लेटफॉर्म बना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पौधा सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनता देखें। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े, दिल भी जुड़े हों। उन्होंने ह्यूमन सेंट्रिक विजन पर निरंतर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत जैसे अनेक देशों के पास ऐसा कितना कुछ है जो हम पूरे विश्व के साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने चंद्रयान मिशन के डेटा को मानव हित में सबके साथ शेयर करने की बात की है। ये भी ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को लेकर हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए उपयोग किया। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है। मुझे खुशी है कि भारत की अध्यक्षता में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है और इसी तरह G20 प्रिंसिपल्स ऑन हार्नेसिंग डेटा फॉर डेवलपमेंट को स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ के विकास के लिए डेटा फॉर डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का निर्णय भी लिया गया। भारत की प्रेसिडेंसी में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का गठन भी एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी में अकल्पनीय स्केल और स्पीड के गवाह बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण हमारे सामने है। 2019 में G20 ने प्रिंसिपल्स ऑन AI अपनाए थे। आज हमें उससे एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि अब रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक AI गवर्नेंस के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करें और इस संबंध में भारत भी अपने सुझाव देगा। हमारा प्रयास होगा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल वर्कफोर्स और R&D जैसे क्षेत्रों में सभी देशों को AI का लाभ सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के सामने कई समस्याएं हैं जो हम सभी देशों के वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रही हैं। साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियों से हम परिचित हैं। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का क्षेत्र सोशल ऑर्डर, मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबके लिए एक नया विषय बनकर उभरा है। इसलिए हमें क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने होंगे। हमारे सामने बेसल स्टैंडर्ड्स ऑन बैंक रेगुलेशन एक मॉडल के रूप में है और इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी के लिए भी वैश्विक सहयोग और फ्रेमवर्क की जरूरत है। साइबर जगत से आतंकवाद को नए माध्यम, फंडिंग के नए तौर तरीके मिल रहे हैं। यह हर देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि जब हम हर देश की सुरक्षा, हर देश की संवेदना का ध्यान रखेंगे, तभी वन फ्यूचर का भाव सशक्त होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए ये जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हों। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ, एजुकेशन, हर सेक्टर का कायाकल्प हो चुका है। ये न्यू रियलिटीज हमारे न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति और संस्था समय के साथ स्वयं में बदलाव नहीं लाती, वो अपनी प्रासंगिकता खो देती हैं। हमें खुले मन से विचार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि बीते वर्षों में अनेक रीजनल फोरम्स अस्तित्व में आए हैं और वो प्रभावी भी सिद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज हर वैश्विक संस्था को अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए रिफॉर्म करना आवश्यक है और इसी सोच के साथ हमने कल ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने की ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने कहा कि इसी तरह हमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के मेंटेन का विस्तार भी करना है। इस दिशा में हमारे फैसले इमीडिएट होने चाहिए और इफेक्टिव भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में हमें ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी की भी उतनी ही जरूरत है। आइए हम प्रण लें कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, एक्शन प्लान ऑन SDGs, हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन एंटी करप्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और MDB रिफॉर्म्स के अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन कई लिहाज से बेहद सफल रहा। पहली बात यही कि इस बार घोषणा पत्र जारी किया जा सका, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। नई दिल्ली घोषणा पत्र में सदस्य देश नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कम लागत वाले वित्त पोषण तक पहुंच को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए। आपको बता दें कि ये 37 पेज का घोषणा पत्र है, जिसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसका मूल मंत्र एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। घोषणा पत्र में विश्व को दिशा देने के लिए G20 देशों में आपसी सहयोग पर बल दिया गया है। घोषणा पत्र में यह तय हुआ कि आपस में मिलकर बेहतर भविष्य बनाने का ये मौका है और सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाने पर घोषणा पत्र में सहमति बनी। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने पर भी सभी देश एकमत हुए। जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस उपायों में तत्काल तेजी लाने पर सब देश एकमत हुए। पर्यावरण के लिए जीवन शैली को बढ़ावा देने पर भी बात बनी। जैव विविधता, जंगलों एवं महासागरों को संरक्षण देने पर भी सहमति बनी। विकासशील देशों में चिकित्सा संबंधी उपायों तक लोगों की पहुंच बढ़ाने पर भी साझा पत्र एकमत हुए। विकासशील देशों को कर्ज जाल में फंसने से बचाने के लिए तत्काल तेज विकास को बढ़ावा देने पर भी सदस्य देशों में आम सहमति बनी। SDG की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए वित्त पोषण बढ़ाएंगे। पेरिस समझौते को हासिल करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। इन पर भी सभी देश एक साथ नजर आए। बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार को आगे बढ़ाएंगे। सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर भी आम सहमति बनी। डिजिटल सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक पहुंच बढ़ाने पर भी साझा पत्र में सहमति बनी। डिजिटल बदलाव के अवसरों का उपयोग टिकाऊ, सुरक्षित और लाभकारी रोजगार को बढ़ावा देना, ये भी घोषणा पत्र में शामिल है। महिला पुरुष अंतर को कम करने के कदमों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। पृथ्वी लोगों, शांति और समृद्धि के लिए है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। साथ ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने या इस्तेमाल करने की धमकी देना अस्वीकार्य है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख फोरम है। G20 भू राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को हल करने का फोरम नहीं है। मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा भी साझा घोषणा पत्र के जरिए सामने आया। कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। विकास के लिए व्यापार को बढ़ावा देने और सभी के लिए अनुकूल व्यापार और निवेश माहौल को बढ़ावा देने पर भी
साझा पत्र में सदस्य देश एक साथ आए। समावेशी सामाजिक संरक्षण नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता G20 देशों ने जताई। वैश्विक स्तर पर कौशल में अंतर को समाप्त करने के लिए G20 की नीतिगत प्राथमिकताएं भी सामने आईं। वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा घोषणा पत्र में शामिल किया गया। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाना और सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई गई। इसके साथ ही भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करना और ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभाव भी साझा घोषणा पत्र में शामिल किए गए। वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करना और वित्त स्वास्थ्य सहयोग, इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण कदमों पर भी साझा घोषणा पत्र में सदस्य देश एक मत दिखे। आपको बता दें कि एक टिकाऊ भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, सतत विकास के लिए जीवन शैली को मुख्य धारा में लाने जैसे अहम विषय को भी दिल्ली साझा घोषणा पत्र में जगह दी गई। सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित दुनिया की रूपरेखा की तैयारी और जलवायु और सतत वित्त पोषण पर भी साझा घोषणा पत्र में सहमति बनी। पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण और महासागर आधारित अर्थव्यवस्था का दोहन और संरक्षण, इसके अलावा प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने पर आम सहमति साझा घोषणा पत्र में बनी। भविष्य के शहरों का वित्त पोषण और आपदा के जोखिम को कम करने पर भी सदस्य देश एक मत हुए। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार, इसके अलावा वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन, ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली साझा घोषणा पत्र में शामिल हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण हो या डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुधार हो या फिर क्रिप्टो नीति और परिसंपत्तियां विनियमन की बात हो, सदस्य देश इस सभी पर एक मत दिखे। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा, डिजिटल इको प्रणाली को बढ़ावा देने और सभी के भले के लिए जिम्मेदारी पूर्वक AI का उपयोग भी इन बिंदुओं को शामिल किया गया। लैंगिक समानता और सभी महिलाओं, कन्याओं को सशक्त बनाना, लैंगिक डिजिटल अंतर को खत्म करना शामिल किया गया है। लैंगिक समावेशी जलवायु पहल को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा को और उनके पोषण को भी साझा घोषणा पत्र में शामिल किया गया। महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह का गठन भी साझा घोषणा पत्र का हिस्सा रहा। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की साझा घोषणा पत्र में जगह मिली। इसके अलावा मानवता के दुश्मन, आतंकवाद और धन शोधन का मुकाबला अधिक समावेशी दुनिया बनाने पर भी सभी देशों ने एक साथ मिलकर आवाज साझा घोषणा पत्र के जरिए उठाई। और हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की विशेष बातचीत G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ हुई। आइए सुनते हैं। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, अगर G20 की सफलता की बात की जाए, दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और भारत ने एक सहमति के साथ सारे देशों को तय करके, क्या संदेश है, क्या मायने हैं इस G20 जो दिल्ली में हुई? तो आपने देखा कल G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस से अडॉप्ट हुआ और सभी G20 मेंबर्स जितने भी लीडर्स हैं उनकी मतलब सहयोग और समर्थन से ही हुआ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि भारत के अध्यक्षता में ये डिक्लेरेशन एक तो आप कह सकते हैं कि ऐसे मल्टीलैटरल प्रोसेस में डिक्लेरेशन काफ़ी देर से होता है, मतलब फाइनल डे के लास्ट मिनट पे होता है क्योंकि नेगोशिएशन चलते रहते हैं। सेकंड, आज के विवाद के समय पर ऐसे डिक्लेरेशन अटेन करना मतलब बहुत ही मुश्किल है। पर पहला दिन में आपने देखा कि प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस कर दिया था कि आपस में हमारे G20 के मेंबर्स सदस्यों के आपस में सहमति हो गई है और एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का अडॉप्शन भी हो गया। तो ये सभी के लिए काफ़ी मतलब एक सरप्राइज़ का फैक्टर था कि ऐसा महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन जिसमें इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस के जो चुनौतियां हैं ग्लोबल लेवल पे, इनके मतलब सॉल्यूशंस भी हैं इसमें,
तो पहला दिन में सबके मतलब सबका समर्थन लेके ऐसा डिक्लेरेशन अचीव करना काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अचीवमेंट है। जी, अफ्रीकन यूनियन का मुद्दा एक बहुत बड़ा हुआ जो भारत की पहल पर सहमति बनी, G20 में शामिल किया गया। इस पहल को आप कैसे देखते हैं और भारत की भूमिका इस संदर्भ में कैसे देख रहे हैं आप? तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं अफ्रीका के साथ वो तो सैकड़ों साल पुराने हैं और हाल में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी 2015 में और आज के जो रिश्ते हैं अफ्रीका से वो हमारे मतलब क्लोज फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन के एक सिंबल है और हमारा पोजीशन यही रहा कि आज के जो इंटरनेशनल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूएन है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनमें 21st सेंचुरीज़ की जो रियलिटीज़ हैं, आज के जो रियलिटीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए इनके जो रिप्रेजेंटेशन में, इनके सदस्यों में। तो जब हमने अफ्रीकन यूनियन को प्रपोज किया कि अफ्रीकन यूनियन एक G20 के परमानेंट सदस्य बनना चाहिए, तो हमारा पोजीशन यही पोजीशन का मतलब कंटिन्यूएशन है और हम आज कह सकते हैं कि हमारा जो कमिटमेंट था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में और अफ्रीकन यूनियन को आज G20 के परमानेंट सदस्य बनाया गया है भारत की अध्यक्षता में। तो ये हमारे लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं, सफलता कह सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारतीयता का संदेश दिया, भारतीय संस्कृति का संदेश दिया, इस G20 के जरिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का संदेश दिया गया, भारत लोकतंत्र की जननी है, ये संदेश भी गया पूरी दुनिया में। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? शुरू से ही ये प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि भारत का विभिन्नता और सांस्कृतिक विभिन्नता और विरासत, हमारे जो टूरिज़्म पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखाया जाए G20 के माध्यम के थ्रू। और 220 मीटिंग जो हमने किए हैं हमारे देश के 60 शहरों में, इसमें 330 कल्चरल इवेंट्स हुए हैं, 18,000 हमारे कलाकार इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया है इन्होंने। और आज अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी का शोकेस इस समिट में एक इतनी अच्छी तरह प्रदर्शन हुई है। आप RBI के इनोवेशन हब देखें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, आप डिजिटल इंडिया के एक्सपीरियंस जोन पे जाएं तो आप इंडिया स्टैक जितने भी जनधन, आधार, UPI, ई-संजीवनी, सभी हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदर्शन है। हमारे मोबाइल वॉलेट का भी एक प्रदर्शन है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाया गया है। तो हाई टेक्नोलॉजी, कल्चर, ये हमारे शोकेस जो हैं भारत के, वो अच्छी तरह मतलब ये इस बहुत ही प्रभावी ग्रुप में प्रदर्शन किया हमने, ग्लोबल लेवल पर प्रदर्शन किया। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। इसके अलावा कल 2 सत्र का आयोजन किया गया। इसमें वन अर्थ वन फैमिली सेशन में व्यापक चर्चा की गई। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को
और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। भारत की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में हो रही G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र वन अर्थ के दौरान अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्यता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये प्रस्ताव रखा जो कि एजेंडे में पहले से तय था। सभी G20 देशों के नेताओं ने इस पर सहमति दी और अफ्रीकन यूनियन का ताली बजाकर स्वागत किया गया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया। अफ्रीकी यूनियन 55 देशों का संगठन है जिसे जुलाई 2002 में दुनिया के सामने लॉन्च किया गया। The G20 is a premier platform for international economic cooperation, and it was never sustainable that you could have such a platform exclude a continent of more than 1.4 billion people. Africa is an integral part of the global economy. This development, which we owe to India's leadership of the summit and of the G20, signals the kind of steps that we would like to see going forward with respect to the reforms of various multilateral platforms, be it your financial development institution or the United Nations Security Council. We think this augurs very well in advancing that reform agenda that we would like to see taking place
across the different multilateral institutions. दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता की। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली, जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मेलोनी की भारत की राजकीय यात्रा के बाद ये उनकी दूसरी भारत यात्रा है। मार्च 2023 की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर इटली के समर्थन के साथ साथ इटली के ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में शामिल होने के लिए इटली की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ रोडमैप 2030 के अनुसार द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इनमें विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और गतिशील संचालन क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने महत्व और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष G20 और G7 की अध्यक्षता के दौरान भारत और जापान के बीच रचनात्मक बातचीत, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की चिंताओं और आकांक्षाओं को मुख्य धारा में लाने के प्रयासों का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकीय सहयोग, निवेश और ऊर्जा समेत भारत जापान द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। G20 समिट से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने हिंदुस्तान और पीएम मोदी की G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं की चर्चा में विभिन्न मुद्दे शामिल रहे। इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंध और गहरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने समेत कई और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ये कनेक्टिविटी, संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर एक साथ सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नाथ ने दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने समेत कई और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। मॉरिशस भारत के विजन सागर का अभिन्न अंग है और G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत ने विश्व स्तर पर एक नई पहल का ऐलान किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नाम से दुनिया के लिए एक नया मंच बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की उपस्थिति में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। इसमें भारत समेत 9 संस्थापक देश हैं, जबकि कनाडा और सिंगापुर पर्यवेक्षक देश हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है।
इस गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देकर जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। ये गठबंधन ज्ञान के केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। जीबीए का लक्ष्य एक ऐसे उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है जो कि जैव ईंधन के विकास और व्यापक रूप से इसे अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। साथ ही इसका मकसद बायोफ्यूल मार्केट को मजबूत करना, ग्लोबल बायोफ्यूल कारोबार को सुविधाजनक बनाना, तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर देना है। G20 की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि सभी देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करें। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन कई अहम फैसले हुए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी का समझौता हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को टिकाऊ दिशा प्रदान करेगा। Your Highnesses, Excellencies, इस स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सेलेंसी चांसलर शोल्च, हर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में
महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे मध्य पूर्व में समृद्धि लाने वाला समझौता करार दिया। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक बड़ी डील है जो कि 2 महाद्वीपों के बंदरगाहों को जोड़ते हुए मध्य पूर्व में ज्यादा समृद्धि, स्थिरता और एकीकरण लेकर आएगी। Colleagues, this is someone once said in a similar domestic action that was positive. This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low- and middle-income countries, we need to maximize the impacts of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. In practice, it means we're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. And today I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. Bridging ports across 2 continents, unlocking endless opportunities, including making it far easier to trade, export clean energy, expand access to reliable, clean electricity, lay cables that will connect communities and secure a stable internet, contributing to a more stable, more prosperous, and integrated Middle East. And I want to thank the sponsors, and I particularly want to thank Prime Minister Modi and the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, and President von der Leyen and the European Commissions. G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में दुनिया भर के पत्रकार जुटे। संसद टीवी संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने खास बात की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा से।
G20 भारत की अध्यक्षता में संपन्न हो गया है, बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, जो दुनिया भर का मीडिया आया था या राष्ट्रीय मीडिया था, उसकी कवरेज के लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र जी। सर, संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतना बड़ा वर्किंग स्टेशन सर, 2-2 फ्लोर और 1300 वर्किंग स्टेशंस, कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ये जो मीडिया सेंटर अब तो आज जो है हमारा जो समिट है ये आज ख़त्म हो गया है, पर मैंने इसके पहले ही 1 हफ्ता पहले ये कहा था कि वी विल सेट द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि इस तरह का मीडिया सेंटर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। और अब आज आप यहाँ पर हैं और सारे इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक मीडिया है, आप किसी से पूछ लें और लोग यही कहेंगे कि इस प्रकार का मीडिया सेंटर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो ये जो मीडिया सेंटर है ये हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बनते हैं उससे भी बेहतर बनाया है और ये हम जो है गारंटी से कह सकते हैं कि इस प्रकार का मीडिया सेंटर जो यहाँ की फैसिलिटी है वो कहीं और उपलब्ध नहीं होती। आज आप जो है इंटरनेट की स्पीड देखें, अभी मैं देख रहा था 1 GB पर सेकंड की स्पीड यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हमने यहाँ उपलब्ध करी हैं। बाकी तो जो 1300 वर्क स्टेशन आपने कहे, ब्रॉडकास्टिंग रूम्स हैं, इंटरव्यू रूम्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम्स हैं, वो सभी उपलब्ध हैं और साथ में रिफ्रेशमेंट, क्योंकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। सर, जो थीम है पूरी जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की थी, नदियों के नाम पे रखी गई और जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं उनका नाम जो है, जो हमारी रेंजेस हैं, हिल्स और रेंजेस, उनके नाम पे रखा गया। क्या सोच इसके पीछे? इसका सोच एक तो यही है कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो भी इंटरनेशनल मीडिया आता है उन्हें पता चले कि हमारा देश कितना बड़ा देश है, किस तरह की हमारे पहाड़ों से लेकर नदियाँ, उत्तर की नदियाँ, दक्षिण की नदियाँ, और कोई ईस्ट टू वेस्ट जाती है, कोई वेस्ट टू ईस्ट जाती है, कोई नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो तरह तरह की नदियाँ हैं। जो हमारे शिखर हैं वो वर्ल्ड में सबसे ऊंचे शिखर हैं, तो उसका सबको ज्ञान प्राप्त हो, वो पूछें कि यहाँ पर जो है जहाँ हम बैठे हैं ये क्या है, और उसका भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो और वो बताएं। जहाँ तक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देश की, उसका प्रदर्शन भी हुआ और उसका एक जो एग्जाम्पल है वो ये है, तो डिक्लेरेशन में भी वो शामिल हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप एज फार एज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से भारत की सबसे बड़ी देन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें गवर्नेंस में जो हमारे 75 साल पूरे हुए हैं, और आज हम पूरे विश्व को ये बता सकते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे उत्तम चीज़ ग्लोबल साउथ के लिए नहीं है। और ये G20 के अंदर सभी देशों ने माना, इसीलिए उसका जो है विशिष्ट उल्लेख इस बार के इसमें है डिक्लेरेशन के अंदर। क्योंकि अब आप देखते हैं उसके जो 3 एलिमेंट्स हैं, एक तो आधार जिससे आइडेंटिटी होती है, दूसरा UPI जिससे पेमेंट होता है, और तीसरा जो हम उससे आगे कुछ भी पेमेंट और या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे इसमें देखने को मिले हैं और इसका आगे यूज़ अब चाहे ई-संजीवनी हो, चाहे ट्रेड हो, हर चीज़ में इसका यूज़ हो रहा है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं उनका साफ कहना है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो आया है उसमें भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मामला है, उसमें इसको शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जो यहाँ प्रबंध किए गए हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में और पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पे, वो सभी जो है वो भी सफल साबित हुए हैं। पवन कुमार शर्मा, नई दिल्ली। भारत में G20 शिखर सम्मेलन पर इस खास पेशकश में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं G20 के सफल आयोजन की तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। PGII आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people.